Hello everyone, welcome to your own channel Udgam Pathshala. I am Pratibha Nagpal and the chapter we are starting today is the chapter of class 9th of economics, that is food security in India. So basically हम इस chapter में पढ़ेंगे कि food security क्या होती है, food insecures क्या है, buffer stock क्या होता है, FCI क्या है, गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है इन सभी में, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसका इसमें क्या रोल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फूड सिक्योरिटी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सो हम पहले इसको क्लियर करेंगे। देखिए, फूड सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है इसको क्लियर करने के लिए हमें 3 जो आप बोल सकते हो पॉइंट्स उसको पहले देखना होगा, जिसमें आपका आता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में देखते हैं, इट मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, food imports and the previous year stock stored in government granaries। अवेलेबिलिटी में क्या आ जाता है कि आपकी कंट्री में कितना फूड प्रोडक्शन हुआ है, आप कितना इंपोर्ट करके लाए हो, और आपने पिछले सालों में कितना स्टॉक करके रखा हुआ है, यानी कि ग्रीनरीज कितनी है, कितना स्टॉक करके रखा हुआ है, वो आपका अवेलेबिलिटी में आता है। जैसे कि अगर आपकी किसी भी एरिया में कोई भी नेचुरल कैलामिटी यानी कि प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, इस तरह से कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई है, तो आपके पास इतना फूड होना चाहिए कि वो उन लोगों तक पहुंच पाए, उन लोगों की सारी जरूरतें, मतलब जो फूड से रिलेटेड है वो पूरी हो पाए। नेक्स्ट आपका है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी में क्या है कि आपका जो फूड है, जो खाना है, वो हर पर्सन तक पहुंच पाए, है ना। यानी कि जहां पे कोई भी पर्सन रहता है, कोई भी इंडिविजुअल है किसी भी एरिया में, तो उसके आसपास जो है फूड फैसिलिटी होनी चाहिए, जो बेसिक फूड है वो एटलीस्ट वहां पे होना चाहिए। लास्ट है हमारा अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी में क्या है कि लोगों के पास इनफ मनी हो कि वो जो है ये जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स या जो आपके बेसिक नेसेसिटीज हैं उसको परचेज कर पाए, जो कि एक इंडिविजुअल की डाइट होती है ना, जो बेसिक डाइट है वो उसको अफोर्ड कर पाए। मींस जो प्राइसेस हैं ज्यादा हाई ना हो और उस पर्सन के पास इतना पैसा है कि वो उसको परचेज कर पाए। लेकिन कई बार कमोडिटीज के जो प्राइसेस हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उसके प्राइसेस हाई हो जाते हैं, तो प्राइसेस जो है अफोर्डेबल होने चाहिए। तो फूड सिक्योरिटी में हमने क्या पढ़ा, अवेलेबिलिटी, यानी कि आपकी हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास कितना स्टॉक है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, हमने कितना इंपोर्ट करके लाए हैं, तो वो सभी आ जाएगा। एक्सेसिबिलिटी में क्या आएगा कि हमारे जो एक इंडिविजुअल है, जो एक पर्सन है, उसकी पहुंच तक, ठीक है, वो फूड आइटम्स होने चाहिए जो बेसिक नीड्स की है। लास्ट हमारे अफोर्डेबिलिटी, यानी कि इंडिविजुअल के पास इतना पैसा है कि वो क्या कर रहा है, अफोर्ड कर पा रहा है उस बेसिक नीड्स को, ठीक है, जो आपकी फूड से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, फूड इनसिक्योर्स। अब फूड इनसिक्योर्स क्या है, हमने फूड इनसिक्योरिटी में 3 पढ़े थे, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो यानी कि इसमें से ये जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे उस डेफिनेशन में, तो वो इनमें मिसिंग होंगे। तो वो किन लोगों के पास मिसिंग है वो हम इसमें देख रहे हैं। तो यानी कि फूड इनसिक्योर्स तो वही हुए जो कि फूड सिक्योरिटी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें रूरल एरियाज की, तो रूरल एरिया में यानी कि जो आपके गांव के इलाके हैं, वहां पर आपके कौन आ जाएंगे, लैंडलेस फार्मर्स एंड ट्रेडिशनल आर्टिजन्स। लैंडलेस फार्मर्स का मतलब ये है क्योंकि कई जरूरी तो नहीं है कि सभी जो आपके फार्मर्स हैं उन सभी के पास जमीन हो, कुछ जो है लैंडलेस होते हैं, यानी कि छोटे जो हमारे किसान भाई हैं उनके पास जमीन नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, जो बड़े जमींदार होते हैं उनकी जमीन पर प्रोडक्शन करते हैं। और कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनकी फसल खराब हो गई, कुछ भी है, तो वो पहले से वर्स कंडीशन में आ जाते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उन फूड आइटम्स को परचेज कर पाए जो कि उनकी बेसिक नीड है, तो इसलिए वो फिर फूड इनसिक्योर्स की कैटेगरी में आ गए। अगर हम बात करें वहीं अर्बन एरिया की, यानी कि शहरीकरण की, सॉरी, जो शहर के लोग हैं, शहर का जो इलाका है उसकी बात करें, तो उसमें आपके लेबर्स आ जाएंगे और बेगर्स आ जाएंगे। लेबर्स इसमें इसलिए आ जाएंगे क्योंकि आप देखते हो जो मजदूर होते हैं उनका ये नहीं है कि वो हर टाइम काम कर रहे हैं ना, उनको फिक्स, उनको काम मिल गया है, ऐसा नहीं है, आज है कल काम नहीं है। जैसे कि ठेकेदारी में होता है, जो कंस्ट्रक्टर होते हैं ना, ठेकेदार, तो वो क्या करते हैं, उनका एक टाइम पीरियड होता है, जैसे बरसात हो गई तो काम नहीं है। वहीं अगर ऐसे ही आपका जो अर्बन एरिया है, ठीक है, इसमें क्या है, अर्बन एरिया की बात करें तो इसमें क्या है, जैसे जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो सीजनल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि कोई भी फैक्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं कि वो एसी या फिर रेफ्रिजरेटर, कूलर का प्रोडक्शन करती है, तो ये क्या है, जो ऐसी कमोडिटीज हैं जो कि आपकी
समर में यूज होती है ना, गर्मियों में यूज होती हैं। तो बाकी जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए होगा, तो बाकी टाइम पीरियड के लिए नहीं होगा, तो उस टाइम पे जो वर्कर्स हैं वहां पर वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो फिर उनके पास फिर इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं होगा, मनी नहीं होगा कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए, राइट। तो अगर ये तो हुआ आपका अर्बन एरिया की बात। वहीं अगर हम कुछ सोशल ग्रुप्स की बात करें तो SC ST और कुछ जो आप बोल सकते हो इसमें कुछ और लोग हैं जो इसी सेक्शन में OBC में भी जो आपके कवर होते हैं। नेक्स्ट है फीमेल्स एंड चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स। इसमें आपकी फीमेल्स यानी कि महिलाएं भी आ जाती हैं, और चिल्ड्रन यानी कि बच्चे जिनकी एज जो है 5 साल से कम की है। लास्ट हमारा है पीपल हु लिव इन रिमोट एरियाज। रिमोट एरिया का मतलब होता है जो दुर्गम इलाके होते हैं, जहां पे पहुंचना है ना, जहां पर जाना मुश्किल हो, तो ऐसे लोग जो आपके रिमोट एरियाज में रहते हैं, तो वहां पर आपके फूड आइटम्स कई बार अवेलेबल होते हैं, नहीं होते, ठीक है। अब ऐसे जब दुर्गम इलाके होते हैं, हो सकता है कि वहां पर जो प्राइसेस है वो हाई हो। तो जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे किसमें, फूड सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन थी उसमें पढ़े थे, उसमें से कोई भी मिसिंग हो सकता है, तो वो आपका रिमोट एरिया में आ जाएंगे। यानी कि ये जो हमने सारे पढ़े है ना, ये जो सारे पॉइंट्स में जो भी कवर किया है, ये आपके कौन है, ये आपके फूड इनसिक्योर्स हैं, यानी कि फूड सिक्योरिटी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं सीजनल हंगर एंड क्रॉनिक हंगर। सीजनल हंगर में देखेंगे, सीजनल यानी कि जो सीजन वाइज होता है। अब देखते हैं इसमें क्या है। व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर, देन दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सीजनल हंगर। यानी कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, ठीक है, जिसको पूरे साल भर में काम नहीं मिल रहा है, पूरे साल भर का काम नहीं मिल रहा है, यानी कि कुछ टाइम पीरियड में मिल रहा है, कुछ टाइम पीरियड में नहीं मिल रहा है, तो ऐसे जो इंसान होंगे, ऐसे जो इंडिविजुअल होंगे, वो आपके सीजनल हंगर की कैटेगरी में आएंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। It is related to the cycles of food growing and harvesting. These are prevalent in rural areas because nature of agriculture activities in urban area because of nature of agriculture activities. And in urban areas, there is a less work for casual construction labor during the rainy season. वही एग्जाम्पल है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि रूरल एरियाज में अगर हम बात करें, सीजन हंगर की बात हो रही है यहाँ पर, अगर हम रूरल एरिया की बात करें, गांव के इलाकों की बात करें, तो वहां पे क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज चलती है ना, और हर एक फसल का एक टाइम पीरियड होता है कि वो इस टाइम पे मतलब सोइंग का पीरियड होगा, उस टाइम पे उसको हार्वेस्ट किया जाएगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो गया ना, तो कुछ टाइम के लिए वहां के लोग क्या हो गए, एम्प्लॉयड हो गए, बाकी के टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड हो गए। ये बात हुई रूरल एरिया की। वहीं अगर हम बात करें अर्बन एरिया की, तो जो कंस्ट्रक्टिंग वर्क चलता है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता है, तो उसमें लेबर के पास आज काम है, कल नहीं है, मींस कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि उनको काम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ऐसा। तो उसमें क्या है, आप बोल सकते हो कि कुछ फिक्स नहीं है, तो इस वजह से आपका ये सीजनल हंगर की कैटेगरी में आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें क्रोनिक हंगर की, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट्स परसिस्टेंटली एडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी और क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अ पर्सन हु हैज लो लेवल ऑफ इनकम इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रोनिक हंगर। देखो इसमें क्या है, क्रोनिक हंगर क्या है कि आपके पास जो आप फूड आइटम्स ले रहे हो, ये जो आप इसमें देख रहे हो ना, क्वांटिटी एंड क्वांटिटी, इसमें आप एक क्वांटिटी कर देंगे, एक क्वालिटी कर देंगे, ओके। देखिए आप इसमें जो क्रोनिक हंगर में हम पढ़ रहे हैं, जितनी डाइट एक पर्सन को चाहिए होती है, वो उसको डाइट नहीं मिल पा रही है। वो आपका क्वांटिटी में भी हो सकता है और क्वालिटी में भी हो सकता है, तो इसमें से कोई भी मिसिंग है या दोनों मिसिंग है, तो वो आपका किस में आ जाएंगे, क्रोनिक हंगर की कैटेगरी में आ जाएंगे। और मेनली ये तब होता है जब एक पर्सन की जो इनकम है वो एवरेज इनकम से कम हो, मीन्स लो इनकम हो, तो वो आपका किस में आएगा, क्रोनिक हंगर की कैटेगरी में आएगा। तो यही था इन दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बफर स्टॉक। बफर स्टॉक is a stock of food grains, namely wheat and rice, procured by the government through Food Corporation of India. बफर स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है जो कि फूड ग्रेन्स का होता है, ठीक। इसमें आपका मेनली व्हीट और राइस के जो है, ये फूड ग्रेन्स का जो स्टॉक है ये रखा जाता है, और रखता कौन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब हम नेक्स्ट FCI के बारे में ही पढ़ेंगे। FCI purchase wheat and rice from farmers in state where there is a surplus production। यानी कि जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये व्हीट और राइस किन से परचेज करते हैं, फार्मर से परचेज करते हैं स्टेट में जहां पे भी जैसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस प्राइस, यानी कि फार्मर्स को जो है एक फिक्स
प्राइस जो है वो मिलता है, जो कि पहले से ही अनाउंस्ड होता है कि हाँ आपको इतना प्राइस मिलेगा इस फसल का, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो आपकी क्रॉप है उसका इतना प्राइस मिलेगा, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP भी बोलते हैं इसको, ठीक। नेक्स्ट है द परचेज फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। जो परचेज फूड ग्रेन्स परचेज कौन करता है, FCI परचेज करती है, तो उसका फिर स्टॉक बन जाता है, ठीक है, उसको स्टोर करके रखा जाता है। They distribute food grains to deficit areas and poor society at very low price, which is also called the issue price. फिर ये जो लोग FCI परचेज करती है फूड ग्रेन्स, कहाँ से, किन से परचेज करती है, फार्मर से परचेज करती है। अब इन्होंने स्टॉक तो रख लिया, अब ये डिस्ट्रीब्यूट किसको करेंगे, जो डेफिसिट एरिया है, यानी कि जहां पे अनाज की कमी है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो पुअर सोसाइटी है, ठीक है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कम प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इश्यू प्राइस बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर इमरजेंसी लाइक फूड शॉर्टेज इन एडवर्स वेदर कंडीशन। अब कई बार जो है फूड ग्रेन जरूरी है कि इन दोनों कंडीशन में ही अप्लाई हो, यानी कि डेफिशिएट एरिया में या फिर पुअर सोसाइटी में। कई बार क्या होता है कि जो वेदर कंडीशंस है वो हमारे फेवर में नहीं होती, तो किसी साल, कई बार किसी पर्टिकुलर ईयर में फसल खराब हो जाती है ना, तो उस टाइम पे शॉर्टेज हो जाती है, तो जो हमारी गवर्नमेंट स्टॉक रखती है फूड ग्रेन्स का, उस टाइम पे वो काम आता है, ठीक है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक FCI। तो FCI में हमने क्या पढ़ा, FCI परचेज करती है व्हीट एंड ग्रेन्स किन से, फार्मर्स से, जहां पे सरप्लस प्रोडक्शन होता है। फार्मर्स को प्री अनाउंस प्राइस दिया जाता है, यानी कि पहले से डिसाइडेड होता है कि हाँ आपको इतना प्राइस मिलेगा, जिसको हम MSP बोलते हैं। जो परचेज फूड ग्रेन्स है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है। फोर्थ पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि जो फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखा है ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपका डेफिशिएट एरिया में और पुअर सोसाइटी में। और कई बार ये सिर्फ इन दोनों आप बोल सकते हो पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, बल्कि ये इमरजेंसी के लिए भी यूज होता है। कई बार शॉर्टेज हो गई है, एडवर्स वेदर कंडीशन आ गए या नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो उस केस में भी ये फूड ग्रेन यूज होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, द फूड प्रोक्योर्ड बाय FCI इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट regulated ration shops among poorer section of society. This is called the public distribution system. जो भी FCI ने प्रोक्योर करके रखा है, अपने पास स्टॉक करके रखा है, वो डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट के थ्रू होता है, सरकार के थ्रू होता है। हम देखते हो ना राशन शॉप्स अलग अलग जगहों पर होती हैं, ठीक है, तो वो आपका डिफरेंट सोसाइटीज के वो राशन कार्ड्स वो बने होते हैं, तो उसके थ्रू ही, राशन शॉप्स के थ्रू ही आप ये ग्रेन्स वहां से ले सकते हो। आपको पता है बहुत कम प्राइस पे आपको अनाज वहां से मिल जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये सिस्टम आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाएगा। अब इसके रिजल्ट देख लेते हैं क्या है। अब जो लोग हैं जो कि हाई, अब देखते हो ना आप, एक तो राशन की शॉप है, एक है हमारी थोड़ी जो आसपास नियर बाय एरिया जो हम बोल सकते हैं, आसपास जो दुकानें होती है, कई बार हमें चीनी लेनी है तो वो पैकेट में मिलती है चीनी भी, ठीक है, बिल्कुल साफ होती है। या फिर अगर हमें चावल लेने वो बिल्कुल हमें साफ मिलते हैं, ठीक है, साफ करने की भी जरूरत नहीं होती, तो उनके प्राइसेस हाई होंगे। लेकिन अगर हम वही राशन की शॉप्स की बात करें तो क्या है, अब वहां पे क्या है, कम प्राइस में मिलते हैं। तो इसमें हमारा रिजल्ट यही देखने को मिला हमें कि लोग जो है अब अफोर्ड कर पा रहे हैं फूड आइटम्स, और उनकी पहुंच में भी है वो, क्योंकि राशन शॉप्स अलग अलग एरिया में पहुंच गई है। देयर इज डिक्लाइन इन डेथ रेट, इसकी वजह से डिक्लाइन हुआ है डेथ रेट में। इनकम ऑफ फार्मर्स हैड इंक्रीज, जो इनकम है फार्मर्स की वो भी इंक्रीज हो गई है। तो अब इसके डीमेरिट्स की तरफ अगर हम देखें, क्योंकि एक पहलू के किसी भी टॉपिक के आप बोल सकते हो दो साइड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तो हमने इसके रिजल्ट यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स अभी इसमें पढ़े हमने। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी देख हैं, तो वो हम देखते हैं। स्टिल मैनी पीपल गो टू स्लीप हंग्री डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज, यानी कि स्टॉक बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं जो कि बिना खाए रात को सो जाते हैं, यानी कि उनको खाना नहीं मिलता रात के लिए, रात को वो ऐसे ही सो जाते हैं। FCI godowns are overflowing with grains, with some rotting away and some by eaten by rats. तो इसमें FCI के जो गोडाउन्स है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन्स है, उसमें जो ग्रेन्स है कुछ तो इतने ओवरफ्लो हो रहे हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा वहां पे स्टॉक रखा जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ तो सड़ जाता है और कुछ को रैट यानी कि जो चूहे हैं वो उसको खा लेते हैं, तो वो फिर यूज करने लायक नहीं रहता।
इसमें देखो डाटा भी दिया हुआ है आपका थर्ड पॉइंट में। अगर हम बात करें 2012 में एफसीआई ने 82 मिलियन का जो टन्स है रिक्वायर्ड ऑफ ग्रेन्स इन बफर स्टॉक, वेयर एज 32 मिलियन टन्स आर रिक्वायर्ड। सॉरी, इसमें थोड़ा करेक्शन है कि 82 मिलियन जो टन्स है उसको स्टोर करके रखा था। ठीक है, इसको क्या करके रखा हुआ था, देखिए मैंने यहाँ पे सही कर दिया है कि 82 मिलियन जो टन्स है यानी कि जो आपके फूड ग्रेन्स है उसको स्टोर करके रखा हुआ था, लेकिन हमें जो जरूरत थी, ठीक है, जो हमें नीड थी वो 32 मिलियन टन्स की थी। नेक्स्ट देखते हैं, स्टोरेज ऑफ हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक कोज हाई कैरिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। क्योंकि हम बहुत ज्यादा बफर स्टॉक अपने पास बहुत ज्यादा स्टॉक रख रहे हैं, इसलिए हमें उसके मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, जैसे गोडाउन है आप ऐसे तो नहीं रख दोगे, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी होगी, तो वो भी हाई जा रही है इसकी वजह से। मोर फार्मर्स आर नाउ प्रोड्यूसिंग राइस एंड व्हीट ड्यू टू एनहेंस्ड एमएसपी। अब इसी वजह से एमएसपी की वजह से, ज्यादा एमएसपी की वजह से जो फार्मर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या ग्रो कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका राइस और व्हीट। तो ये पूरा जो था आपका पीडीएस था, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। देखेंगे 94% ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स इन तमिलनाडु आर ओन्ड बाय कोऑपरेटिव्स व्हिच हैज परफॉर्म वेरी वेल। यानी कि जो 94% जो है ना, जो फेयर प्राइस शॉप्स है यानी कि जहां पे अफोर्डेबल प्राइस मिलते हैं, वो तमिलनाडु की यहाँ बात हो रही है, तो वो कोऑपरेटिव्स चलाते हैं, ठीक है, और ये इन्होंने परफॉर्म भी बहुत अच्छे से किया। वहीं अगर हम एग्जांपल देखें, दिल्ली में आपने नाम सुना है ना मदर डेयरी, तो ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करवाते हैं आपको मिल्क और वेजिटेबल्स बहुत ही कम प्राइसेस पे, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है, दिल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ऐसे ही आपका जो अमूल है, ये व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आए थे, ठीक है, और कंट्री में इसी तरह जो व्हाइट रेवोल्यूशन है, तो इसमें क्या हुआ था, आपको मिल्क और जो मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं ये आपको चीप रेट्स में अवेलेबल हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, चैप्टर समझ में आता है, कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाना भी ना भूलिएगा, सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच।